डॉक्टर साहब, हैदर ठीक तो है ना? अल्तमश डॉक्टर की तरफ बढ़ा। सामने बेड पर हैदर लेटा हुआ था। एक हाथ पर ड्रिप लगी थी, चेहरा काफ़ी मुरझाया हुआ था। देखें छोटे साईं, बच्चा किसी चीज़ को खो देने के डर से बेहोश हो गया है। कुछ बच्चे बहुत हसास होते हैं, अपने सामने होती हुई लड़ाइयों को वो बहुत सर पर सवार कर लेते हैं। क्या पता आपके घर में कुछ ऐसा हुआ हो जो बच्चे के जहन में मुकीद हो चुका है, या किसी इंसान से वो बहुत अटैच हो और उसे चोट पहुंचने पर वो डर गया हो। अभी फ़िलहाल घबराने की बात नहीं, बच्चा हसास है। आप बस इसका ध्यान रखा करें, किसी एक्टिविटी में लगाएं ताकि इसका ध्यान बटे और इसे खुश रखें। अभी तो बस बेहोश हुआ है, कल को बड़ा मसला भी हो सकता है। डॉक्टर संजीदा अंदाज में बोला। जी हम ख्याल रखेंगे, साद बोला। डॉक्टर बाहर निकल गया। पता नहीं लाला क्या करना चाहता है। देखो इसका चेहरा कितना मासूम है, न जाने क्या क्या सोचता रहता है। रात को भी बोल रहा था लाला उसकी माँ को मारता है, शायद उसने मारते हुए देख लिया हो, तभी इतना डर गया है। अल्तमश हैदर के बालों में हाथ चलाते हुए बोला। हमारा चैंपियन बहुत बहादुर है, साद हैदर को देखते हुए बोला। साद ने हवेली फ़ोन करके बता दिया था कि हैदर को होश आ गया है। 2 घंटे की ड्रिप खत्म हुई तो दोनों हैदर समेत गाड़ी में बैठे। साद ड्राइव कर रहा था। हाँ तो चैंपियन, चाचू से हारने के लिए तैयार हो? अल्तमश ने हैदर का चेहरा अपनी तरफ किया। चाचू हैदर खान कभी नहीं हारता, वो अपनी छोटी छोटी आंखों को और छोटा करते हुए बोला। आहा, साद हैदर खान की बातें सुन रहे हो? तो चैंपियन, देखते हैं कि आज की गेम कौन जीतता है। अल्तमश ने मोबाइल निकालकर उसमें टेंपल रन लगा दी। हैदर अगले पल ही एक्टिव होकर खेलने लगा। अल्तमश की बारी आई तो वो हार गया। चाचू हार गए, वो खिलखिलाकर हंसा था। अल्तमश और साद मुस्कुरा दिए। उस छोटे से बच्चे में सबकी जान बसती थी मानो। गाड़ी हवेली के अंदर दाखिल हुई। हैदर को गोद में लिए अल्तमश आयला के कमरे में दाखिल हुआ। मामा, वो भागकर अपनी माँ आयला के गले लग गया। मेरा बच्चा। आयला ने उसके गाल चूमे और सूरतें पढ़कर उस पर फूंकने लगी। आयमा बेगम और साइमा बेगम दोनों ही वहीं बैठी थी। एक तरफ जोया सायरा को चुप कराने की कोशिश कर रही थी। भाभी, ये दवाई खिलानी है और जल्दी सुला देना है इसे। चैंपियन कल दोबारा से वीडियो गेम का चैलेंज होगा। उसने दवाइयाँ टेबल पर रखी और हैदर की नाक दबाकर बोला। अच्छा जी, मुझे हराओगे? अल्तमश ने पेट में गुदगुदी की, जिससे वो खिलखिला कर हंसा। बाकी सब भी मुस्कुरा दिए। जोया दूर खड़ी मुस्कुराकर उन दोनों को देख रही थी। हैदर जब मुस्कुराकर बोला था कि ओके, चाचू हारने को तैयार रहना, फिर आज तो वो भी कह सकती थी कि अल्तमश उस हवेली के बाकी मर्दों से बहुत मुख्तलिफ है। ऐ लड़की, इसे मुझे दे और जाकर चाय बना कर ला, कामचोर। साइमा बेगम ने जब उसे मुस्कुरा कर अल्तमश को देखते हुए देखा तो उनकी भवें तन गई और सख्त लहजे में बोली। जोया उनकी तरफ बढ़ी और सायरा को उन्हें देकर कमरे से बाहर निकल गई। अल्तमश अपनी माँ को देख कर रह गया। वो अब कोई बदमज़गी नहीं चाहता था। कुछ देर बाद ही जोया चाय की ट्रे थामे कमरे में दाखिल हुई। सबको चाय देकर आखिर में वो अल्तमश की तरफ बढ़ी। अल्तमश ने उसकी तरफ देखा तो नज़र सीधी उसके माथे पर बने जख्म पर गई। उसके इर्द गिर्द खून तो अब सूख चुका था। उसकी बेतवज्जोही पर उसे गुस्सा आया। अल्तमश ने चाय का कप पकड़ा। जोया अगले पल ही कमरे से बाहर निकल गई। रात के 10 बज रहे थे। थकी मांदी वो अपने कमरे में आई। आज बीजी हवेली में नहीं थी, वो अपनी जानने वाली के पास गई थी। वो चाह रही थी कि हाजिम से कॉल पर बात कर ले। वो सीधा अलमारी की तरफ बढ़ी। मोबाइल निकालने ही लगी थी कि किसी के कदमों की आवाज़ आई। अलमारी को झट से बंद करके वो पलटी। सामने अल्तमश हाथ में फर्स्ट एड किट लिए खड़ा था। यहाँ आओ। दरवाज़ा बंद करके वो पलंग पर बैठा और उसे नज़दीक आने का बोला। झिझक कर वो उसके पास आकर बैठ गई। तुम्हें किसी ने ये नहीं समझाया कि कभी खुद का भी ख्याल रखना चाहिए? जब भी देखो तुम लापरवाही का मुजाहिरा करती हो, चाहे वो जूता पहनने में हो या जर्सी पहनने में या ये जख्म। वो थोड़ा गुस्से से बोला। उसे उसकी लापरवाही पर गुस्सा आ रहा था। मिस्टर खान, ये मत भूलें, इस हवेली में मुझे दुल्हन बनाकर नहीं लाया गया। पिछले 1.5 महीने से मैंने वही 2-4 कपड़े पहने हैं जो बीजी ने दे दिए, और जहाँ तक रही बात जर्सी की, तो वो मेरे पास नहीं है। ये ज़ख्म कोई पहला नहीं है, अब दर्द नहीं होता मुझे। वो तंजिया अंदाज में बोली। ओह सॉरी, मुझे नहीं मालूम था। मेरी मनकूहा के पास कोई जर्सी नहीं। एक दफ़ा तो बोलती, एक की जगह 1000 ला देता। तुम्हें दर्द नहीं होता,
पर तुम्हें लगे हर जख्म का दर्द मुझे महसूस होता है। वो मुस्कुराते हुए उसके जख्म पर मरहम लगाते हुए बोला, ज़्यादा फ्रैंक होने की ज़रूरत नहीं। जोया उसे आंखें दिखाते बोली, फ्रैंक? मैं कहाँ फ्रैंक हो रहा हूँ? अपनी मनकूहा से बात करना गलत है क्या? वो मासूम सा चेहरा बनाए बोला, मिस्टर खान, पट्टी हो गई ना, अब जाएं यहाँ से। कोई देख लेगा तो बिला वजह का मसला हो जाएगा। जोया उसे बेड से ज़बरदस्ती खड़ा करते बोली, अरे देखता है तो देखे, मैं भी बोल दूंगा, अपनी ज़ख्मी मनकूहा की मरहम पट्टी करने आया हूँ। वो मुस्कुरा कर बोला, मिस्टर खान प्लीज़, उन राहों पर मत चलें जिसकी कोई मंजिल नहीं। जोया उसकी आंखों में देखकर संजीदा अंदाज में बोली, मंजिल तो हर रास्ते की होती है, बस उस तक पहुंचने के लिए साथ देने वाले सच्चे साथी की ज़रूरत होती है। वो उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लेते बोला, जब मंजिल के रास्ते पर अपनों के खो जाने या दर्द देने का खदशा हो ना, तो ऐसे रास्ते पर नहीं चलना चाहिए। फिर सब हासिल करके भी किसी के छूट जाने का दुख लगा रहता है। जोया अपने हाथों को छुड़वाते हुए बोली, तुम किसकी बात कर रही हो? अल्तमश हैरानगी से बोला, आपकी अम्मी की। उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं। इनफैक्ट उस दिन आपने भी तो उनसे कहा था ना कि आप मुझे यहाँ से, इस कैद से निकालेंगे, पर कभी अपनी बीवी नहीं बनाएंगे क्योंकि मैं कातिल की बहन हूँ। जोया ने उसे उसकी उस दिन की बातें याद करवाईं। ओह वो सब। जोया, अल्तमश खान, तुम ये समझो कि तुम्हारा शोहर थोड़ा बेवकूफ़ है। जोया, अल्तमश खान, तुम ये समझो कि तुम्हारा शोहर थोड़ा बेवकूफ़ है, जो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता है। तुम वो सब भूल जाओ, बस इतना याद रखो, अब चाहे बड़ी से बड़ी रुकावट हमारी मंजिल के दरमियान आए, पर मैं किसी हालत में भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरी जोया हो, मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम किसकी बहन हो। वो उसके चेहरे पर आए बालों को कान के पीछे करते हुए जज्ब से बोला। जोया यकटुक उसका चेहरा देखती रह गई। उसका हर लफ्ज़ उसके सच्चे जज्बे का इजहार कर रहा था। हम तफसील से ये सब बातें करेंगे। अभी मैं ये बताने आया था कि मैं कुछ देर में साथ के साथ शहर जाने के लिए निकल रहा हूँ। परसों तक आ जाऊँगा, तुम अपना ख्याल रखना। बाय बोलकर वो आगे बढ़ा, उसके माथे को छू कर बोला। जोया को इसकी बिल्कुल तवक्को नहीं थी। अल्तमश उसका चेहरा देखकर मुस्कुराया और कमरे से बाहर निकल गया। पीछे जोया जैसे ट्रांस से बाहर आई। उसने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और अपनी बढ़ती धड़कनों को कंट्रोल किया। वॉशरूम में घुस गई। ये सब ठीक नहीं हो रहा, मुझे जल्द से जल्द अपना काम पूरा करना होगा। अगर हाजिम को ये सब पता चल गया तो बहुत बुरा होगा। अपनी आंखों में आया आंसू साफ करके वो वॉशरूम से निकली और अलमारी से मोबाइल निकाला। दरवाज़ा लॉक करके हाजिम को फ़ोन मिलाया। शुक्र है तुमने अपना मोबाइल तो ऑन किया। मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। हवेली वालों को दूसरी चोट देने का वक्त आ गया है। हाजिम काफ़ी खुश लग रहा था। क्या प्लान है? वो लंबा सा सांस लेते हुए बोली। हाजिम उसे अपना प्लान बताने लगा। हाजिम, ये सब करना ज़रूरी है क्या? मतलब क्यों किसी की लड़की की इज्जत उछालें? वो ये सब सुनकर बोली। जोया, ये सब करना ज़रूरी है। मैं कल गांव आऊँगा। तुम उस लड़की के कमरे में जाओ, कुछ ऐसा मिले जो सिराज से रिलेटेड हो, और उसे इस तरह से एडजस्ट करो कि अंदर आते वक्त जब अल्तमश अंदर जाए तो उसे आसानी से वो मिल जाए। मैं कल सुबह डैड से बात करूँगा, फिर परसों हम सब वहाँ पर रिश्ता लेने के लिए आएंगे। वो शैतानी मुस्कुराहट चेहरे पर सजा कर बोला, कर दूँगी। अच्छा हाजिम, मैं बहुत थकी हुई हूँ, अल्लाह हाफिज़। जोया ने कहकर फ़ोन बंद किया और अलमारी में छुपा दिया। दरवाजे का लॉक खोलकर वो बेड पर आकर लेट गई। ये सब करना ठीक होगा क्या? मिस्टर खान तो बहुत टूट जाएंगे। जोया, हद है, अपने काम पर फोकस करो। पर मेरा दिल क्यों नहीं मान रहा? जोया, मत भूलो तुम यहाँ अल्तमश के लिए नहीं आई हो तुम। वो अपने आप से लड़ते झगड़ते सो ही गई। अभी सोए कुछ ही देर गुजरी थी। नींद में डूबे उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके पास बैठा हो, उसे छूने की कोशिश कर रहा हो। इस डर से उसने डर कर आंखें खोल दी। सामने वही पनार बैठा था। अगले ही पल वो उठी और अपना दुपट्टा अपने गिर्द लपेटा, बेड से नीचे छलांग लगाई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? वो गुस्से से चिल्लाई। वैसे सच ही सुना था, भला की खूबसूरत हो, इस सीने में तो तुम बस ही गई हो। वो आगे बढ़ते हुए बोला। खबरदार जो आगे आए, चिल्ला चिल्ला कर सबको इकट्ठा कर लूँगी। जोया उसे वार्निंग देते हुए बोली। अंदर से वो बहुत डर गई थी। ओए ओए छोरी, चिल्लाएगी तो सब आ जाएंगे।
मैं तो बोल दूंगा खुद बुलाया है। चिल्ला, फिर देखते हैं कि क्या होता है, वो हंसते हुए बोला। जोया बहुत डर गई, उसके हाथ पांव कांपे, फिर भी वो हिम्मत करके बोली, खुदा की कसम तेरा कत्ल कर दूंगी, निकल यहाँ से। साइड पर पड़े डंडे को उसने उठाया। जा रहा हूँ, पर मुझे भूलना मत, बहुत जल्द वापस आऊँगा। वो मुस्कुराता हुआ बाहर निकल गया। जोया ने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और वहीं नीचे बैठकर रोने लगी। चाचा जान, बहुत खुशी हुई, आपने सारे गिले शिकवे भुला दिए। मुझे लगा आपने अभी तक सारी बातें नहीं भुलाई। मेरे घर आकर आपने मेरे सारे खदशे दूर कर दिए। सुल्तान साहब मुस्कुराकर बख्तावर शाह की तरफ देखते बोले, सुल्तान तुम मेरे भतीजे हो, वो सारी बातें, और अब वो सारी बातें दिल में रखने से क्या फ़ायदा होगा। जिस दिन के तुम हवेली होकर आए हो सब बहुत खुश हैं। वो तो बोल रहे थे कि हम सबको भी कुछ दिन वहाँ रहने आना चाहिए, पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी। बख्तावर शाह मुस्कुरा कर बोले, जी ज़रूर आएंगे। सुल्तान साहब ने नज़रें झुकाकर कहा, तुम्हें याद है उस हवेली में कितनी चहल पहल हुआ करती थी। तुम सब जब यहाँ चले आए हवेली एकदम से वीरान हो गई। तुम्हारी चाची तो बहुत पहले ही गुजर गई थी। खुदा ने एक ही बेटा दिया, अब तो बस पोता और पोती हैं तो मेरा दिल लगा रहता है। बख्तावर शाह ने पास बैठे नाजिम शाह के कंधे पर थपकी दी। दादाजी चाय। चूँकि सब खाना खा चुके थे तो सीरत चाय लेकर आ गई। अरे शुक्रिया बेटे। बख्तावर शाह ने मुस्कुराकर चाय का कप पकड़ा। सीरत नाजिम शाह की तरफ बढ़ी, जो कब से सीरत को घूरने में मसरूफ़ था। अब वो उसके सामने आई तो वो मुस्कुराया। जितनी आप हसीन हैं उतनी ही हसीन ये चाय भी होगी, वो आहिस्ता आवाज़ में बोला। सीरत ने नासमझी से देखा और अगले ही पल पलट गई। उसे नाजिम शाह बिल्कुल पसंद नहीं आया था। और बताओ सुल्तान, दो दो जवान लड़के हैं, किसी की शादी नहीं की? बख्तावर शाह का इशारा दोनों की तरफ था जो सामने सोफे पर बैठे थे। नहीं, बहुत जल्द करने का इरादा है। हाजिम की मंगनी तो बचपन में की थी, अहमद की बेटी के साथ। एक पल को सब खामोश हो गए। वैसे अहमद को हुआ क्या था? बख्तावर शाह सवालिया अंदाज में बोले, एक्सीडेंट हुआ था। अहमद गाड़ी चला रहा था, ट्रक से टक्कर हो गई। गाड़ी में अहमद, उसकी बीवी और बेटा थे। जोया उस दिन अपनी किसी दोस्त के घर गई थी। सुल्तान साहब ने लंबा सांस खींचकर सब बताया। जोया, नाम तो सुना सुना है। नाजिम शाह ने सोचा, अंकल अब जोया है कहाँ? नज़र नहीं आ रही। नाजिम शाह ने इधर उधर देखते हुए पूछा। वो लंदन में अपनी पढ़ाई पूरी कर रही है। हाजिम संजीदा अंदाज में बोले, कोई नहीं, हाजिम से जब शादी होगी तो तब मिल लेंगे। बख्तावर शाह होले से हंस कर बोले। माहौल कुछ बेहतर हुआ। चूँकि रात हो चुकी थी तो सब सोने के लिए चले गए। गांव काफ़ी दूर था तो बख्तावर शाह वापस नहीं गए। जोया रात के वाक़या से काफ़ी परेशान हो गई थी। अब भी वो किचन में सब्ज़ी काट रही थी, पर सारा ध्यान रात वाले वाक़ये पर था। किसको बताऊं? यहाँ पर मेरी बात का कोई यकीन नहीं करेगा। मिस्टर खान भी चले गए, वरना उनसे बात करती। मैं पूरी पागल हूँ, मुझे कल ही बात करनी चाहिए थी। हाजिम को भी नहीं बता सकती, सारा मामला ख़राब हो जाएगा। वो अपनी सोचों में मगन थी जब पीछे से किसी ने उसका बाजू पकड़कर खींचा। बेशरम लड़की, तुझे ज़रा शर्म नहीं? आयमा बेगम ने उसका बाजू दबोचते हुए कहा। उनकी आवाज़ में वाज़े गुस्सा था। उफ छोड़ें, क्या मसला है? वो अपना बाजू छुड़वाने की कोशिश करने लगी। कौन था जो कल रात तेरे कमरे में आया था? आयमा बेगम ने गुस्से से कहा। उस वक्त सिर्फ वो दोनों किचन में थी। क्या मतलब है आपका? जोया मजबूत लहजे में बोली। उसे इस बात की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। मतलब कि बच्ची, तुझे ज़रा शर्म ना आई किसी मर्द को अपने कमरे में ले जाते हुए? छी, मुझसे तो बोला भी नहीं जा रहा। ये तो पता है कि तुम नीच जात की हो, पर इतनी नीच और गिरी हुई हो ये आज पता चला। मैं तो कल रात ही शोर मचाने वाली थी। कल ही तुझे चोटी से पकड़कर हवेली से बाहर निकाल देते, पर मसला ये है कि तुम तो वन्नी में आई हो, कम बखत को निकाल भी नहीं सकती। वो उसका बाजू ज़ोर से दबाते हुए बोली। आप गलत समझ रही हैं। जोया ने बोलने की कोशिश की। गलत? बीबी अपनी इन गुनाहगार आंखों से उसे निकलते हुए देखा। तुम चलो मेरे साथ। वो उसे घसीटते हुए साइमा बेगम के कमरे की तरफ बढ़ी। जोया को समझ न आया कि अब क्या करे। वो परेशान सी आने वाली सूरत हाल के बारे में सोच रही थी। साइमा बेगम के कमरे में दाखिल हुए तो वो सामने बैठी तस्बीह पढ़ रही थी। आयमा बेगम ने उसे जोर का झटका दिया। वो सीधी ज़मीन पर जा गिरी। क्या हुआ? साइमा बेगम हैरानगी से बोली। इस बदकिरदार लड़की से पूछें, कल रात एक लड़का इसके कमरे से निकला था। वो नफरत भरे अंदाज में बोली। ऐसा कुछ नहीं है,
कोई भी नहीं था। जोया ने बोलने की कोशिश की। अस्तगफिरुल्लाह, छी, तुम इतना गिर सकती हो? हमारी नाक के नीचे ये सब खेल खेल रही है, तुम्हें ज़रा शर्म नहीं आई किसी लड़के के साथ? छी छी। साइमा बेगम तो उससे पहले भी नापसंद करती थी। उसकी बात पूरी सुने बगैर ही बोली, भाभी ये तो बदकिरदार ही है, पता नहीं अल्तमश पर भी क्या जादू किया है जो हर वक्त इसकी तरफदारी करता रहता है। ज़रूर अपने हुस्न का जादू चलाया होगा। सोचती होगी कि इतनी बड़ी हवेली है, इसकी बहू बन जाती हूँ, साथ में दूसरे चक्कर भी चलाती रहूँगी। आयमा बेगम नफरत भरे अंदाज में बोली। जोया ज़मीन पर गिरी। इतनी घटिया बातें सुनकर साकित ही हो गई। अपना चेहरा घुमाकर उसने धुंधली आंखों से आयमा बेगम को देखा जो अपनी बातों के तीर चला रही थी, बिना ये जाने कि अगले पर क्या गुजर रही है। आयमा, ऐसी लड़कियां अपने आशिकों के साथ बस चक्कर ही चला सकती हैं, किसी इज्जतदार घराने की बहुएं नहीं बन सकती, और वन्नी में आई लड़की तो कभी नहीं। साइमा बेगम ने एक नज़र उसके वजूद पर डाली। जोया ने ज़ोर से अपनी आंखें मींची। आप दोनों इतने घटिया अल्फाज कैसे अपने मुंह से किसी की भी बेटी के लिए निकाल सकती हैं, जब आपकी खुद की बेटियां? वो ज़मीन से उठकर उनके सामने आन खड़ी हुई। ठा! आयमा बेगम ने उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा। खबरदार जो हमारी पाक साफ बेटियों के बारे में एक भी लफ्ज़ मुंह से निकाला, अरे तुमसे तो लाख गुना बेहतर है। आयमा बेगम ने तंज़िया अंदाज में कहा। वो कहना तो बहुत कुछ चाहती थी पर चुप रही। आज रात तुम किचन में सोगी, अभी ये बात हमारे दरमियान है। कल अल्तमश आ जाएगा तो मैं सबके सामने बात करूंगी और कल के कल ही तुम्हारा फैसला भी होगा। साइमा बेगम बोली। अपनी गंदी शक्ल लेकर दफ़ा हो जाओ यहाँ से। आयमा बेगम ने उसे कमरे से बाहर धक्का दिया। जोया अपना दुपट्टा दरुस्त करती निकल गई बाहर। भाभी, आपने अभी के अभी क्यों नहीं अब्बा को बताया? मुझे लगता है कि अब्बा को बता देना चाहिए। आयमा बेगम बेड पर बैठकर बोली। अभी बताने का कोई फ़ायदा नहीं, इसकी असलियत अल्तमश को दिखानी है, कल आ जाएगा तो ठीक है। साइमा बेगम कुछ सोचते हुए बोली। पर भाभी, खून बहा में आई लड़की को हवेली से निकाला नहीं जाता तो ये कैसे निकलेगी? वैसे ये लड़की जिस दिन की आई है मुझे तब से खटक रही है। आयमा बेगम बोली। खटक तो मुझे भी रही है, कल देखना हवेली से निकाली जाएगी। जहाँ इतनी रिवायात टूटी हैं वहाँ एक और सही। साइमा बेगम दरवाजे को देखते हुए बोली। अल्तमश साथ के साथ ही शहर जाने के लिए निकला था। साथ के पेपर्स करीब थे तो उसे हॉस्टल छोड़ना था। उसे वहाँ छोड़कर वो सीधा अरीशा के हॉस्टल पहुँचा। उन दोनों को यहाँ 1 महीने से ऊपर हो चुका था। दोपहर के 2 बज चुके थे। हल्की हल्की धूप निकली हुई थी जो उस सर्द मौसम में काफ़ी राहत बख्श रही थी। वार्डन से कहकर उसने अरीशा लोगों को पैगाम पहुँचवाया। अभी कमरे में कुर्सी पर बैठा दोनों का इंतज़ार ही कर रहा था। लाला जान, अरीशा की आवाज़ आई तो वो फ़ौरन उठ खड़ा हुआ। वो भागकर उसके सीने से लगी और रोने लगी। अरे गुड़िया, रो क्यों रही हो? अल्तमश ने उसे चुप करवाया। आप हम दोनों को यहाँ छोड़कर भूल गए थे। 1 महीने से ऊपर हो गया और अब आ रहे हैं। वो अलहदा होकर रूठे अंदाज में बोली। बच्चे, मैं बहुत मसरूफ़ था, आज भी बहुत कम वक्त के लिए मिलने आया हूँ। मारूफ बच्चे, मैं आप दोनों के लिए कुछ लाया हूँ। वो दोनों की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला। गिफ्ट? वाओ, क्या लाए हो लाला? मारूफ एक्साइटेड हुई। तुम दोनों के लिए ये मोबाइल और लैपटॉप्स हैं। यहाँ पर बहुत ज़रूरत पड़ती होगी, तुम दोनों मुझे फ़ोन कर देना अगर कुछ और चाहिए हो तो। अल्तमश ने हाथ में पकड़े 3 बैग्स उन्हें पकड़ाए। अरीशा की नज़रें झुक गईं। मारूफ ने चुपके से बैग्स पकड़ लिए। चलो अब मैं चलता हूँ, मुझे अपने दोस्त से मिलने जाना है। 1 हफ्ता रुको, फिर आकर कुछ दिनों के लिए ले जाऊँगा। अल्तमश ने दोनों के सरों पर प्यार किया। ओके लाला, अम्मा को सलाम देना। अरीशा मुस्कुरा कर बोली। ख्याल रखना, कोई भी मसला हो तो मुझे फ़ोन कर लेना। अल्लाह हाफिज़। वो दोनों से मिलकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। ये लो मोबाइल। उसके जाने के बाद मारूफ ने तंजिया अंदाज में मोबाइल निकालकर अरीशा के हाथों पर रखा। बेचारे अल्तमश लाला, उन्हें क्या पता कि उनकी बहन के पास तो पहले से ही मोबाइल है। बेफजूल में खर्चा कर लिया। मारूफ एक और तंज का तीर चलाकर वहाँ से निकल गई। अरीशा ने शर्मिंदगी से चेहरा झुका लिया। वो अरीशा से मिलकर सीधा अपने दोस्त के अपार्टमेंट में गया। इतने सालों बाद मिलकर दिल खुश हुआ था उसका। याद है यूनिवर्सिटी में हम कैसे मज़े किया करते थे? वहीद बगलगीर होते हुए बोला। हाँ हाँ याद है, तेरे सारे कारनामे याद हैं।
इजाज़त दे तो अभी भाभी को बताऊं, अल्तमश उसे छेड़ते हुए बोला। ये किन कारनामों की बात हो रही है, ज़रा मुझे भी तो पता चले। इकरा हाथ में जूस की ट्रे पकड़े ड्राइंग रूम में दाखिल हुई। बस भाभी क्या बताऊं, जनाब ने बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए। अल्तमश बोलना शुरू हुआ। अरे यार बस कर, क्या पुरानी बातें लेकर बैठ गया। तू अहम काम से आया था ना, वो बता। और हाँ, अभी तक कुंवारा है या तेरी भी बैंडेज हो गई? वहीद उसे आंखें दिखाते हुए बोला और आखिर में शरारती अंदाज में कहा, अल्हम्दुलिल्लाह 2 महीने पहले शादी हुई है। जोया का सरापा उसकी आंखों के पर्दे पर लहराया तो वो मुस्कुरा कर बोला, अल्लाह तुझे हिम्मत दे, अभी तो शुरू है, आगे सारी जिंदगी बीवी को झेलने की खुदा हिम्मत दे। वहीद हाथों को उठाकर दुआ करते हुए बोला। वो इकरा को चिढ़ा रहा था। आप बिना, बीवियाँ इतनी भी जालिम नहीं होती। आप दोनों बातें कीजिए, मैं डिनर बना लूँ। वो उसे आंखें दिखाती उठकर किचन में चली गई। भाभी को नाराज कर दिया। अल्तमश नफ़ी में सर हिलाते हुए बोला, अरे नहीं, उसका गुस्सा बस यूं ही है, 2 मिनट में मान जाएगी और वैसे ही गुस्से में हसीन लगती है। खैर तू बता, वो हंसते हुए बोला। वो वहीद, असल में मुझे कुछ मदद की ज़रूरत थी। कैसी मदद, खुलकर बोल। वहीद भी संजीदा हुआ। मुझे कुछ पैसे चाहिए। वो बहुत हिम्मत करके बोला। पैसे? अल्तमश यार क्या बात कर रहा है, तू तो इतना अमीर कबीर है, मेरे जैसे लोग तो तेरे आगे पीछे होते हैं और तू मुझसे कुछ पैसे? समझा नहीं मैं कुछ। वहीद हैरानगी से बोला। उसे अभी भी याद था, यूनिवर्सिटी में जे ग्रुप में सबसे अमीर वही था। सब जानते थे कि वो ज़मीनों जायदादों का मालिक है, तो यूं अचानक पैसे की क्या तंगी पड़ गई। बहुत सारे सवालात उसके दिमाग में घूमने लगे। मैं भी यही सोचता था। मुझे लगता था कि मैं अमीर हूँ, कि ज़िंदगी में कभी मुझे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। पर आज यकीन हो गया, जब आप अपनों की सोच से अलग सोचने लग जाओ तो आप बिल्कुल खाली हाथ रह जाते हो। और वैसे भी सारी जायदाद अभी भी दादा के नाम है, एक एक चीज़ उनके नाम है। हम एक पैसा भी उनकी इजाज़त के बगैर नहीं ले सकते। अल्तमश खोए हुए अंदाज में बोला। बोल कितने पैसे चाहिए? वही जान गया कि कोई बड़ा मसला होगा, तभी वो इस तरह पैसे मांग रहा है। यही कोई 3-4 करोड़। व्हाट? अल्तमश तेरा दिमाग ठीक है? 3-4 करोड़ बस हैं? हद हो गई है भाई। वहीद सुनकर ही चिल्लाया और सोफे से उठ खड़ा हुआ। ड्रामा मत कर, जानता हूँ तेरे पास इतना पैसा नहीं। मैं तुझसे इतना बोल रहा हूँ कि अपने किसी जानने वाले से मिलवा दे, उनसे मांग लूँगा। अल्तमश ने उसे दोबारा सोफे पर बिठाया। अल्तमश इतने पैसे क्यों चाहिए और दादा क्यों नहीं दे रहे? क्या तू मुझसे खुलकर बात कर सकता है ना, ताकि मैं तेरी मदद ढंग से करूं। वहीद वाकई परेशान हुआ था। अपने गले को साफ करके अल्तमश ने उसे सब बताया, उसे पैसे क्यों चाहिए और दादा क्यों नहीं दे रहे। खड़ा हो। वहीद खुद सोफे से खड़ा हुआ और अल्तमश को बोला। वह हैरान सा उठ खड़ा हुआ। वहीद ने उसे गले लगाया। मुझे बहुत फ़ख्र है कि तू मेरा दोस्त है, इतना बड़ा काम कर रहा है। तू बिल्कुल फ़िक्र मत कर, अभी मेरे पास 50 लाख हैं, वो मैं तुम्हें दे देता हूँ। उससे अलग होकर वो बोला, यार बहुत बहुत शुक्रिया, पर अल्तमश मुझे नहीं लगता तुम्हें किसी से पैसे मांगने चाहिए, बल्कि हमें ऐसे लोगों को ढूंढना चाहिए जो ट्रस्ट के नाम पर देते हैं पैसे। 1-2 को तो मैं जानता हूँ। वहीद कुछ सोचते हुए बोला। अरे हाँ, ये ख्याल मुझे क्यों नहीं आया, क्योंकि ऐसे ख्याल दिमाग वालों को आते हैं। वहीद हंसते हुए बोला। अल्तमश ने उसे आंखें दिखाईं। शुक्र है मेरा काम बन गया, मैं बहुत टेंशन में था। गांव वालों के सामने इतने बड़े दावे कर तो दिए, अब पूरा कैसे करूँगा? वो बोला तो उसके चेहरे पर अब मुतमईन सी मुस्कुराहट थी। जब इरादे नेक हों तो अल्लाह ताला रास्ते निकाल ही देते हैं। वैसे एक बात पूछूं? वहीद उसे घूरते हुए बोला। हाँ पूछ। वो उसकी तरफ देखकर बोला। जहाँ तक मुझे याद है, तेरे गुस्से से तो सब गांव वाले डरते थे और तुझे उन सब के बारे में इतना फ़र्क नहीं पड़ता था, तो यूं अचानक तू इतना बदल कैसे गया? इस सारे बदलाव के पीछे क्या राज है? वहीद ने जांचती नज़रों से उसे घूरते हुए कहा। कुछ नहीं, बस हालात ऐसे ही बदलते गए, एक के बाद एक ऐसी सिचुएशंस पैदा हुई, मुझे बदलना ही पड़ा। अब जब मैंने अज़्म कर लिया है तो कुछ भी हो जाए मैं पीछे नहीं हटूंगा, चाहे फिर कितनी ही मुश्किलें क्यों ना आ जाएं। वो मुस्कुरा कर बोला। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। वहीद दिल से बोला। फिर रात को खाना खाकर वो होटल में आ गया। वहीद ने काफ़ी रोकना चाहा पर उसने माजरत कर ली। जोया कमरे में आकर बहुत रोई। उसे इस सब की बिल्कुल भी तवक्को नहीं थी। कितने बुरे हैं ये लोग, कितनी गंदी सोच है इनकी।
मुझे सफाई पेश करने का मौका भी नहीं दिया गया। कल क्या होगा? मिस्टर खान ने तो बोला था कि वो परसों आएंगे, मगर वो क्यों बोल रही थी कि कल आएंगे? या अल्लाह, क्या होगा? वो बेचैन सी कमरे के चक्कर काट रही थी। नहीं, इतनी आसानी से तो सब खत्म नहीं होगा। मेरी सालों की मेहनत ज़ाया नहीं होगी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या करूं, क्या करूं? अपने माथे पर आए बालों को परे करते वो बोली, मिस्टर खान ने अगर सब सच मान लिया तो? इसी खानदान का खून है वो। औरत पर शक करना तो फितरत ही है इनकी। पर कल तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, क्या पता यकीन ना करें। वो खुद से ही बातें करती रही। जोया, मत भूलो वो इसी खानदान का है, ज़रूर यकीन करेगा, ज़रूर यकीन करेगा। उफ, क्या करूं? इतनी आसानी से तो मैं इस हवेली से जाऊंगी नहीं। वो कुछ सोचते हुए मोबाइल लेकर बाथरूम में घुस गई। कुछ ही देर में हाजिम से बात करके मुतमईन होकर वो वापस आई। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? उस खानदान की लड़की से शादी? बिल्कुल भी नहीं, ये नामुमकिन है। सुल्तान साहब हाजिम की बात सुनकर हत्थे से ही उखड़ गए थे। डैड, बदला लेना है तो पूरे तरीके से लेते हैं। और आप खुद सोचें, अगर उस खानदान की लड़की हमारे खानदान में आ गई तो वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। हम उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर सकते हैं। हाजिम उन्हें फ्यूचर दिखाते हुए बोला। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। सुल्तान साहब नासमझी से बोले, डैड, वो लड़की बस उस बिसात का एक पत्ता होगी। हम कभी भी उसे निकाल कर बाहर फेंक देंगे। जब हम अपना मकसद हासिल कर लेंगे तो सिराज से तलाक दिलवा देंगे। हाजिम उन्हें समझाते हुए बोला, हाजिम, मैं तुम्हारी इस बिसात का बहुत पुराना खिलाड़ी हूँ। ये ना हो कि वार हम पर भारी हो जाए। सुल्तान साहब सोच कर बोले, डैड, कुछ नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूँ। हाजिम उन्हें मुतमईन करते हुए बोला, अच्छा, अगर तुम इतना बोल रहे हो तो ठीक है, तुम अपनी मामा को लेकर चले जाना। तुम जानते हो कि मैं उन सब के सामने नहीं जा सकता। तुम कोई भी बहाना बना देना। सुल्तान साहब को भी कुछ कुछ समझ आने लगी थी उसकी बात। ठीक है डैड, कल चलेंगे। मैं उनकी हवेली फ़ोन करके बता देता हूँ। हाजिम मुस्कुरा कर बोला और पलट गया। हाजिम, याद से, अगर वो मेरे बारे में पूछें तो मेरा नाम बदल देना, असल नाम मत बताना। और हाँ, अपनी माँ को समझा कर ले जाना वहाँ। ये ना हो कि वहाँ जाकर सारे मामलात ख़राब कर दे। सुल्तान साहब ने उसे रोकते हुए कहा, ओके डैड, डोंट वरी, चले मैं चलता हूँ। वो बोलकर बाहर निकल गया। जहांगीर खान, खालिद खान, तैयार रहो। बरसों पहले किए जाने वाली ज्यादतियों का बदला बहुत अलग तरीके से लूँगा मैं तुमसे। हिलकर रह जाओगे तुम लोग, पर कभी भी मुझ तक नहीं पहुंच पाओगे। सुल्तान साहब अलमारी की तरफ बढ़े और एक बॉक्स में से एक तस्वीर निकालकर उसे देखते हुए बोले,